हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आशा करते हो आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मेरा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां, यानी राष्ट्रीय आंदोलन में जो महत्वपूर्ण तिथियां घटित हुई हैं उनको मैंने यहाँ पे बताया हुआ है और सारी तिथियों को मैंने अच्छे प्रकार से समझाने का प्रयास किया। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पहले विजिट कर रहे हैं और आपने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं, जो कि सारे टॉपिक बाय टॉपिक रखे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रखे, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सारे क्वेश्चन को अपने पास लिखिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस और नॉलेज दोनों ही बने रहेंगे। आज के सेशन को, तो आज का सेशन है आपका राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां। उन तिथियों में पहला टॉपिक है आपका भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथा सैनिक विद्रोह, जो कि कब हुआ 10 मई 1857 को। जैसे मैंने पहले ही वीडियो में आपको समझाया हुआ है, लेकिन मैं फिर से ये बात समझाने का प्रयास करूंगी कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को निश्चित किया गया था, परंतु कुछ समय पूर्व ही 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया और ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी। कि वास्तव में यह राजनीतिक घटना थी और यह एक स्वतंत्रता संग्राम भी था, जो कि अंग्रेजों द्वारा सैनिक विद्रोह नाम दिया गया था। देखिए यहाँ पे सैनिक विद्रोह लिखा हुआ, तो अंग्रेजों ने इसे सैनिक विद्रोह कहा था। यह सक्सेस तो नहीं हो पाया था, लेकिन इसने बहुत सारी चीज़ें खत्म करा दी थी। अभी अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि इसके बाद क्या हुआ था, इसके खत्म होने के बाद कौन से नियम बदले या फिर क्या बदलाव आया हमारे देश में। तो आगे बात करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको पहली वाली हेडिंग समझ में आई होगी। दूसरी हेडिंग की बात करेंगे तो ये रिलेटेड है पहली वाली हेडिंग से, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। तो जैसे ही 1857 की क्रांति हुई 10 मई को, तो उस जहाँ जहाँ कुछ प्रमुख केंद्रों का, जैसे मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत, जब 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद सक्सेस तो नहीं हुई, मैंने पहले ही बताया, लेकिन कुछ ना कुछ तो लाभ हुआ कि जो ब्रिटिश क्राउन था, यानी ब्रिटिश की महारानी थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया और जितने भी अधिकार थे वो सारे अपने अंडर में कर लिए। तभी कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ और सारे अधिकार महारानी के अंडर में आ गए। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ। फिर आता है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट की। गाइस, इंडियन काउंसिल एक्ट की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1861 में। इंडियन काउंसिल एक्ट को भारतीय परिषद अधिनियम भी कहते हैं। इसकी शुरुआत के साथ कार्यकारी परिषदों को गृह, कानून, वित्त, सैन्य और राजस्व जैसी पोर्टफोलियो सौंपे गए। वायसराय को विधान परिषदों में नियम और कानून बनाने का अधिकार दे दिया। जो वायसराय थे उनको विधान परिषदों में नियम और कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम ने वायसराय को आपात स्थितियों में पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान की। मतलब अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है प्रेजेंट टाइम में, पर उसमें ये हुआ कि जब यह अधिनियम लगा तो इस अधिनियम ने वायसराय को आपात स्थितियों में पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान करी। यही था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम, जो कि 1861 में पारित हुआ। आप ऐसा करिए कि मैं जो बोल रही हूँ वो पॉइंट पॉइंट लिखते जाइए, तो आपको बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। फिर गाइज आते हैं कूका विद्रोह में। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आते हैं कूका विद्रोह पर। कूका विद्रोह की बात करें तो कब हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था। अब कूका विद्रोह क्या है? तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कूका आंदोलन का नाम एक ऐसे बदलाव के रूप में दर्ज है जो आगे चलकर सामाजिक क्रांति का प्रतीक बन गया है। यानी भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, कूका आंदोलन का नाम एक ऐसे बदलाव यानी ऐसे परिवर्तन के रूप में दर्ज है जो आगे चलकर सामाजिक क्रांति का प्रतीक बन गया। पंजाब से शुरू हुई इस आंदोलन की नींव बहुमुखी व्यक्तित्व के लिख सतगुरु राम सिंह नामधारी ने रखी, जो कि एक धर्मगुरु, आंदोलन के नेतृत्वकर्ता और महिलाओं का उत्थान करने वाले शख्स के रूप में जाने जाते हैं। आपको बताना चाहूंगी, उन्होंने नामधारी समाज की स्थापना की और महिलाओं, खासकर बालिकाओं के रक्षक बनकर उभरे। उन्होंने नारी उद्धार, अंतर्जातीय विवाह व सामूहिक विवाह के साथ साथ गौ रक्षा के लिए भी जीवन समर्पित कर दिया। कूका विद्रोह ये था। मैं आशा करती हूँ आपको कूका विद्रोह समझ में आया होगा। गाइस, तो अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन के। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 से 1922 ईस्वी तक असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन की डिटेल जान लेते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की गई थी। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। महात्मा गांधी ने इसी समय केसरी हिंद की उपाधि वापस करी थी। तो आपको बता दूं, जो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि दी थी, उन्होंने इसी असहयोग आंदोलन के समय ही केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी। तो ये था आपका असहयोग आंदोलन। वह चौरी चौरा कांड, जो कि 1922 ईस्वी में हुआ। अब ये आंदोलन क्या है?
तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसमें गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पर 22 अंग्रेज पुलिसकर्मियों को थाने में बंद करके जिंदा जला दिया गया था। चौरी चौरा का हत्याकांड के पश्चात, यानी इस हत्याकांड के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, जो कि स्थगित कब किया? 12 फरवरी 1922 को। तो चौरी चौरा कांड आपका क्या हो गया? इसमें 22 अंग्रेज पुलिसकर्मियों को थाने में बंद करके जिंदा जला दिया गया था। ये था चौरी चौरा कांड। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप इतना ध्यान रखिए कि किस विद्रोह या किस कांड या किस आंदोलन में कौन सी घटना घटित हुई थी, बस यही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आते हैं साइमन कमीशन की नियुक्ति पर। साइमन कमीशन की नियुक्ति, तो 7 सदस्यीय साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में किया गया, जैसे लिखा हुआ 8 नवंबर 1927 ईस्वी में। कमीशन का उद्देश्य 1919 ईस्वी के एक्ट की समीक्षा करना था। साइमन कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई थी। क्यों, यहाँ पे क्यों की बात हुई है, तो आप इतना ध्यान रखिए क्यों की बात, क्योंकि एक क्वेश्चन और भी है कि साइमन कमीशन भारत आया था तो उसकी डेट है जो वो अलग है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगा कि नियुक्ति अलग है और भारत में आना अलग है। फिर गाइस बटलर कमीशन की नियुक्ति की बात करें तो इसका गठन 1927 में सर हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में किया गया था। किसकी? सर हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति को लॉर्ड इरविन द्वारा नियुक्त किया गया था, जो 1927 में भारत के वायसराय बने। जो 1927 में भारत के वायसराय बने, उन्हीं के द्वारा इसकी नियुक्ति की गई थी बटलर समिति की। बटलर समिति ने 1929 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें दी थी, जो कि अंग्रेजों की तरफ से बटलर समिति बनाई गई थी। आते हैं गाइस, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग है या पूर्ण स्वतंत्रता की बात करें, बात एक ही, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? 1929 को। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। गाइस पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पास किया गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पास किया गया था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अक्सर क्वेश्चन में आता है तथ्यात्मक प्रश्नों में कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी, तो आप आंसर लिखते हो पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वही बात है, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। इसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया गया है। किसको? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। इसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया गया, इसलिए ध्यान रखिएगा, प्रथम स्वतंत्रता दिवस की बात की जाए तो 26 जनवरी को मनाया गया था। आते हैं अगले वाले टॉपिक पे। आशा करती हूँ आपको पूर्ण स्वराज की मांग के वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो गाइज अब आपका आ गया अगला टॉपिक, नमक सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में शुरू किया। अब हम इसकी बात करते हैं। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया। दांडी मार्च आप लोग तो बहुत ही सुने होंगे, वही है। दांडी के लिए प्रस्थान किया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर प्रतीक के रूप में नमक बनाया। यानी 6 अप्रैल 1930 को जब दांडी पहुंचे तो उन्होंने प्रतीक के रूप में नमक बनाया, उसी को नमक सत्याग्रह कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात भी हम करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 से मानी जाती है, मतलब नमक बनाया उससे नमक सत्याग्रह कह दिया, उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लाल कुर्ती का गठन खान अब्दुल गफ्फार खान ने पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत में किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लाल कुर्ती का गठन खान अब्दुल गफ्फार खान ने पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत में किया गया था। यह संगठन खुदाई खिदमतगार के नाम से प्रसिद्ध है। एक वीडियो के पहले मैंने आपको बताया था कि खुदाई खिदमतगार एक संगठन, यानी आंदोलन के समय कुछ संस्थाएं बनी हुई, जैसे ब्रह्म समाज, उसी मैंने आपको बताया था खुदाई खिदमतगार, तो वही है, यह संगठन खुदाई खिदमतगार के नाम से प्रसिद्ध था। मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहती हूँ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लाल कुर्ती का गठन खान अब्दुल गफ्फार खान ने पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत में किया था। यह संगठन खुदाई खिदमतगार के नाम से प्रसिद्ध है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया तो आप लाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
भाई आपके सामने जो टॉपिक है वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए मैंने सब में एरो लगाया हुआ कि एक के बाद एक इस तरह की एक ही चीज़ है, तो मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। तो आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ, आप लोग समझने का प्रयास भी कीजिएगा। यहाँ पर बात यह है कि ये सम्मेलन मई 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किए गए थे। यानी जो साइमन ने रिपोर्ट बनाई थी 1930 में, उसी के आधार पर इनको संचालित किया गया था गोलमेज सम्मेलनों को। अब बात करते हैं, नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को यह एहसास हुआ था कि अब उनका राज बहुत दिन नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। यानी कि अभी मैंने कुछ समय पहले बात करी थी कि साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, यानी सातों सदस्य ब्रिटिश थे। तो उसी के टाइप पे बात हो रही है कि उन्हें डर लगने लगा कि अब हम अपने भी कार्यों में, जो हमारे सरकारी कार्य होते हैं उनमें हमें भारतीयों को लेना पड़ेगा, वरना हम ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 से 1932, देखिए गाइस 1930 से 1932 तक 20 सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने का प्रयास कर रही हूँ। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 से 1932 के बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए थे। तो आशा करते हो कि आपको गोलमेज सम्मेलन समझ में आ गए होंगे कि क्यों गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए। अब बात करते हैं पूना एक्ट की। पूना एक्ट 24 सितंबर 1932 को शुरू किया गया। अब पूना एक्ट क्या है, हर चीज़ को मैंने समझा, ऊपर से जितने भी आंदोलन, जितने भी कांड, जितने भी सम्मेलन हुए उन सब के बारे में जानने का प्रयास किया, मैंने बताने का प्रयास आपको किया। तो पूना एक्ट के बारे में बात करते हैं। पूना एक्ट अथवा पूना समझौता, इसे पूना समझौता भी कह सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे की जेल में भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे की येरवडा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को, देखिए मैंने लिखा हुआ है 24 सितंबर 1932 को हुआ था यह समझौता, यानी कि पूना समझौता। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। अंबेडकर और गांधी जी द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता था। इस समझौते ने प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में गरीबों के लिए सीटों की गारंटी दी थी, जिन्हें जनता द्वारा चुना जाता था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूना एक्ट क्या है। मैंने सब चीज़ बताने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के अपनी पढ़ाई कीजिए और जो चीज़ समझ में नहीं आती आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करूँगी। ये आपका पार्ट 1 था, अभी पार्ट 2 आना बाकी है क्योंकि बहुत सारे आंदोलन हुए थे। तो ये आपका पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 में कल डाल दूंगी। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक की जय हिंद, जय भारत।